हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस जो कि बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड मैं MCQ डिस्कस करूंगी। सो लिसनर्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला है पब्लिक फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट इन, यानी पब्लिक फाइनेंस इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल जस्टिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। अब हम पब्लिक फाइनेंस के बारे में बात कर ले कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। तो दोस्तों, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, पब्लिक और फाइनेंस, जो कि जैसे कि पब्लिक की बात करें तो ये इसका अर्थ जो है जनता से ना होकर के किससे रिलेट करता है? जनता के प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं से, जैसे कि सार्वजनिक संस्थाएं हो गई, यानी कि सरकार से है। दूसरा क्या है? फाइनेंस, यानी कि इसका मतलब होता है ये शब्द आय प्राप्त करने तथा व्यय करना है, मतलब इसका ये मीनिंग होता है। सो पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी कि अब देखिए मीनिंग ही पूछ ली गई है इसमें। पब्लिक फाइनेंस की क्या मीनिंग होती है, क्या अर्थ होता है? तो पहला है पर्सनल फाइनेंस, इसकी मीनिंग क्या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर करती है उससे रिलेटेड है। या फिर तीसरा है इंस्टीट्यूशन फाइनेंस से, या फिर लास्ट है बिजनेस फाइनेंस से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ये रिलेट करती है। अब जैसे कि इसमें दोस्तों एक डाल्टन के अनुसार एक पब्लिक फाइनेंस की जो डेफिनेशन दी गई है उसको मैं बता दूं कि सब्जेक्ट विच इज़ कंसर्न विथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ दी वन टू दी अदर, यानी कि इन्होंने बताया है कि जो सार्वजनिक वित्त होता है एक ऐसा विषय है जो सार्वजनिक अधिकारियों के आपसी सहयोग से किए गए आय व्यय का अध्ययन करता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है पब्लिक फाइनेंस स्टडी दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एज अ यूनिट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ, यानी कि पब्लिक फाइनेंस स्टडी करता है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की आर्थिक गतिविधियों के बारे में। ये एक यूनिट की तरीके ये स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है? सो पहला ऑप्शन है डाल्टन ने दिया है, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर प्लेन ने दिया है, तीसरा है मुस्ग्रेव ने दिया है, या फिर लास्ट है नन। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये डाल्टन के द्वारा ये दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज़, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है पब्लिक फाइनेंस का? सो पहला है टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, नेक्स्ट है टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, थर्ड है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस हैज़, मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस का स्कोप कैसा है? नैरो है, वाइड है? इसमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा या फिर दोनों होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वाइड स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइवेट गुड्स शुड बी अरेंज्ड बाय, यानी कि प्राइवेट गुड्स कौन अरेंज करता है, किसके द्वारा अरेंज किया जाता है? पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट बजट, यानी गवर्नमेंट बजट के द्वारा। नेक्स्ट है थ्रू मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा की जाती है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाती है, या फिर नॉन पेड चैनल के द्वारा की जाती है। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। सो लिसनर्स, अब बात कर लेते हैं दो गुड्स दिए हुए हैं आपके इसके सिलेबस में, जैसे कि है पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स की बात कर लेते हैं। सो पब्लिक गुड्स क्या होती हैं और प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं? सो मैं इसके डिफरेंस के बारे में ही बता देती हूँ। सो पहला है पब्लिक गुड्स, यानी पब्लिक गुड्स लिसनर्स वो होता है जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। किसके लिए? पब्लिक के लिए, ताकि वो फ्री यूज़ कर सकें। ठीक। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर सोल्ड किया जाता है प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा, ताकि कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो नेक्स्ट अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूँ तो प्रोवाइडर कौन हो गया पब्लिक गुड्स में? गवर्नमेंट हो जाएगी या नेचर हो जाएगा, और इसमें प्राइवेट गुड्स में हो जाएगा मैन्युफैक्चरर। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं लिसनर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है नॉन मेरिट गुड इज़, यानी कि नॉन मेरिट गुड इसमें से कौन सा है? सो सबसे पहला ऑप्शन है वाइन, दूसरा है फूड, तीसरा है मेडिसिन एंड लास्ट है कार। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक गुड्स यील्ड, यानी कि पब्लिक गुड्स में क्या है?
सो फर्स्ट है जनरल बेनिफिट्स देती है ये, या फिर नेक्स्ट है नॉट जनरल बेनिफिट्स देती है, या फिर दोनों देती है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जनरल बेनिफिट्स। जैसे पब्लिक गुड्स के बारे में मैंने अभी आपको समझाया कि क्या होता है पब्लिक गुड्स, जो कि किसके द्वारा प्रोवाइड की जाए, या तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाए, किसके लिए, पब्लिक के लिए। इसका जो प्रोवाइडर होता है या नेचर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, और ये कंज्यूमर की जो इक्वालिटी होती है पब्लिक गुड्स में, यानी कि ये रिच और पुअर को इक्वली ट्रीट करते हैं, ठीक, सबके लिए अवेलेबल कराते हैं, इनके जो क्वालिटी होती है सबके लिए कांस्टेंट रहती है, ये सब चीज़ें इसमें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 है लिसनर्स, पब्लिक गुड्स आर फुलफिल्ड बाय, यानी पब्लिक गुड्स किसके द्वारा फुलफिल किया जाता है। पहला है प्राइवेट बजट, दूसरा है गवर्नमेंट बजट, तीसरा है पब्लिक इंस्टीट्यूशन, थर्ड है लास्ट है नन, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, मेरिट गुड्स आर ऑल्सो नोन एज, मेरिट गुड्स को और किस नेम से जाना जाता है। तो पहला है प्राइवेट गुड्स, दूसरा है पब्लिक गुड्स, तीसरा है इंस्टीट्यूशनल गुड्स, चौथा है गवर्नमेंट गुड्स। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पब्लिक गुड्स हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि पब्लिक गुड्स हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पब्लिक गुड्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सो पहले बात कर लें तो पहला लिखा है राइवल कंजम्पशन, दूसरा क्या है नॉन राइवल कंजम्पशन, तीसरा है आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों ए और बी दोनों, और लास्ट है नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सो अब इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नॉन राइवल कंजम्पशन। अब पब्लिक गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें लिसनर्स, तो इसमें नॉन राइवल कंजम्पशन क्यों आया है। तो पब्लिक गुड्स में जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक को, तो उसमें कोई राइवल का केस ही नहीं उठता है। अगर ये प्राइवेट गुड्स होता है तो इसका ऑप्शन ए जाता, यानी कि राइवल कंजम्पशन, क्योंकि उसमें बहुत सारे होते हैं। सो आई होप आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गई होगी लिसनर्स। और मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं पब्लिक गुड्स के बारे में। सो इसमें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर ली जाए, सबसे पहले तो मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं जो कि सैमुअल्सन के द्वारा दी गई है। पब्लिक गुड्स की जो डेफिनेशन है वो है कि सामाजिक वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिसका जो सभी लोग हैं सामूहिक रूप से मिलकर क्या कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, जबकि किसी एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि किसी अन्य व्यक्ति के उपभोग में कमी लाए बिना ही होती है। ये इनके द्वारा दी गई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से है कि पहला जो दिया हुआ है नॉन राइवल है, यानी नॉन राइवलरी होती है, यानी कि आप कह सकते हैं गैर प्रतिद्वंदिता होती है। यानी सामाजिक वस्तुएं नॉन राइवलरी होती हैं क्योंकि जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा है, पार्क है, दूरदर्शन है, परियोजना है, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, ये सार्वजनिक वस्तुओं के हैं, ठीक। तो ये पहले में बताया गया है। और दूसरा है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, यानी गैर अपवर्जिता। तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्सटर्नैलिटीज़। चौथी है इंडिविजिबिलिटी एंड फिफ्थ है फाइनेंसिंग थ्रू बजट। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट टाइप ऑफ बजट इज़ प्रिपेयर्ड इन डिप्रेशन, किस तरीके का बजट प्रिपेयर किया जाता है इसमें। सो इसका आंसर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑप्शन ए यानी कि डेफिसिट बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे लिसनर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेरिट ऑफ जीरो बेस बजटिंग इज़, यानी कि जीरो बेस बजटिंग की क्या मेरिट होते हैं। पहला है बेटर कंट्रोल होता है, नेक्स्ट है मैक्सिमम एडवांटेजेस होते हैं, थर्ड है बोथ यानी कि ए एंड बी, और लास्ट है नन यानी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बोथ, बेटर कंट्रोल और मैक्सिमम एडवांटेजेस। जीरो बेस बजटिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको हिंदी में लिसनर्स शून्य आधारित बजट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी गत वर्ष के व्यय संबंधी आंकड़े हैं उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसमें मतलब इस आधार पर कार्य शुरू किया जाता है कि अगली जो टाइम पीरियड के लिए जो बजट है वो शून्य होगी, जब तक कि प्रत्येक रुपए की मांग का किसी भी कार्य अथवा परियोजना का औचित्य नहीं दिया जाता है।
देखिए जीरो बेस बजटिंग जो है वो सबसे पहले पीटर पायर ने दिया था। सबसे पहले इस बजट को कहाँ पर मतलब शुरू किया गया था, तो ये 1970 के दशक में अमेरिका में शुरू किया गया था। जैसे इसके इतिहास के बारे में जैसे बात करें, यानी हिस्ट्री के बारे में जीरो बेस बजटिंग की, तो क्या है इसको आप शून्य आधारित बजट कह सकती हैं। जीरो बेस बजटिंग जो है इसका विचार सबसे पहले अमेरिका में 1970 में जिम्मी कार्टर के राष्ट्रपति रहते शुरू किया गया था, और इस शब्द को किसने दिया? पीटर पायर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु प्रोपाउंडेड फर्स्ट टाइम जीरो बेस बजटिंग। देखिए क्वेश्चन भी आ गया कि जीरो बेस बजटिंग को सबसे पहले किसने दिया। सो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, उसका आंसर है ऑप्शन ए, हिल्टन यंग ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैंने अभी बताया कि अमेरिका में सबसे पहले जिम्मी कार्टर के राष्ट्रपति रहते शुरू किया गया था। सो इसमें इन्होंने दिया हुआ है, हिल्टन यंग ने पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द ZBB वॉज प्रेजेंटेड इन। यहाँ पर ZBB जो है वो जीरो बेस बजटिंग है, यानी शून्य आधारित बजट। सो इसका मॉडिफाइड फॉर्म कब प्रेजेंट किया गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZBB प्रैक्टिकली वॉज अप्लाइड इन। ये कहाँ पर अप्लाई किया गया था प्रैक्टिकली, तो ये अभी मैंने आपको बताया अमेरिका में। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु हैज़ प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल बजट प्रिंसिपल। यानी कि आइडियल बजट प्रिंसिपल को जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, द वर्ड बजट हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। यानी जो बजट है वो फ्रेंच वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया है, कौन सी वर्ड से आया है? फ्रेंच वर्ड से आया है, तो इसमें से कौन सा होगा? सो ऑप्शन ए है बुजट, एंड बी है बजट, सी है बुट, एंड लास्ट है नन। सो इसका आंसर है लिसनर्स ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। सो इसके बारे में बात कर लें तो ये फ्रेंच वर्ड से आया है बजट से, जिसका मतलब होता है स्मॉल लेदर पर्स, है ना। सो इसका क्या है, बजट जो है ओपन किया गया था किसके द्वारा? सबसे पहले इसमें भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं आपको। तो ये विलियम पोल्ट ने दिया के द्वारा ओपन किया गया था। और जो पहला बजट है इंडिया का वो सबमिट हुआ था कब? 18 फरवरी 1860 को, यानी कि 18 फरवरी 1860 में किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। फादर ऑफ इंडियन बजट कौन है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस को हम फादर ऑफ इंडियन बजट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट था कुछ MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है लिसनर्स, बजट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन। यानी बजट प्रिपेयर्ड होता है, पहला है कैश बेसिस पे, दूसरा है ग्रॉस अमाउंट बेसिस पे, तीसरा है बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सो प्रोसेस ऑफ बजट प्रिपरेशन इज़, यानी कि जो बजट प्रिपेयर होता है उसका प्रोसेस क्या है? ब्रीफ होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, या फिर अनलिमिटेड होता है, या फिर वेरी शॉर्ट टर्म यानी बहुत छोटा होता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लॉन्ग। सो आई होप आपको जितने भी इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।